हाय स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से जो फ्रेंच फिलोसफर हैं उनका जो प्रभाव, उनकी जो फिलोसफी, उस फिलोसफी का जो प्रभाव है किस तरह से जो कॉमन पीपल थे उनके ऊपर पड़ा और किस तरह से उन लोगों ने जो है कॉमन जो पीपल थे, जो फिलोसफर की जो फिलोसफी थी उसको किस तरह से स्प्रेड किया। मतलब उनकी बातों को, उनकी प्रीचिंग्स को जो है पूरे फ्रांस में जो है उसको कह सकते हो क्या स्प्रेड किया गया, लोगों तक पहुंचाया गया उनके विचारों को, और उस विचारों से कह सकते हो कि इंस्पायर्ड होकर के, ठीक है, एक नए सिस्टम को बनाने का निश्चय किया लोगों ने। जो भी कंडीशन था उससे प्रेरित हुए लोग, और कहीं ना कहीं जो आने वाले टाइम में जो 14 जुलाई 1789 को जो रेवोल्यूशन हुआ उसका एक बैकग्राउंड तैयार हुआ वहां से, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग कैसे होती है, कहां से होती है। तो आज की जो टॉपिक है ये है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन आज का टॉपिक है। इसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। तो अगर हम लोग देखें कि जो सोशल कंडीशन था, जो इकोनॉमिक कंडीशन था फ्रांस का, दैट वाज वेरी बैड। सोशल कंडीशन आपने देखा किस तरह से वहां पर डिस्पैरिटी था। इकोनॉमिक कंडीशन आपने देखा कि किस तरह से वहां पर जो है जो किंग जब गद्दी पे बैठा तो उस समय उसके पास खर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो उसने डिसाइड किया कि जो है वो अब नए टैक्स को इम्पोज करेगा, ठीक है। लुई 16 डिसाइडेड टू इम्पोज न्यू टैक्सेस, ये डिसाइड किया उसने। एंड फॉर दिस ही कॉल्ड अ मीटिंग स्टेट्स जनरल। तो उसने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई जिसमें तीनों स्टेट के जो जनरल थे वो आए, ठीक है। तीनों स्टेट के जनरल की मीटिंग बुलाई। मीटिंग क्यों बुलाया उसने? ऑन 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई, और इस मीटिंग में जो है फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए, ठीक है। क्या है? रिप्रेजेंटेटिव्स आए, क्योंकि मीटिंग, हाँ, क्यों बुलाया? लुई 16 ने एक मीटिंग बुलाई। क्यों बुलाई? लुई 16 जो है टैक्स को इम्पोज करना चाहता था, न्यू टैक्स इम्पोज करना चाहता था, बट वो खुद से जो है टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। तो इसके लिए उसे जो है फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट के से अप्रूवल चाहिए था, मतलब उनकी मान्यता चाहिए थी। जब तक वो अप्रूव नहीं करते तब तक जो है कि किसी भी तरह से कोई न्यू टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। तो इसके लिए उसने एक नई मीटिंग बुलाई, 5 मई 1789 को बुलाया उसने, ठीक है। इसके पहले ये आप कह सकते हैं जो जनरल, जो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, ये 170 ईयर्स पहले बुलाई गई थी। मतलब आफ्टर 175 ईयर्स, 175 साल के बाद जो है ये मीटिंग फिर से बुलाई गई। ध्यान दो, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि जो मीटिंग बुलाई गई है वो लास्ट टाइम इट वाज हेल्ड इन 1614। पिछली बार, इसके पहले 1789 के पहले जो पिछली बार ये मीटिंग बुलाई गई थी, तो बुलाई गई थी 1614 में। 1614 में मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद आप सोच सकते हो कि इस मीटिंग को नहीं बुलाया गया, मतलब किसी का राय नहीं लिया, किसी का ओपिनियन नहीं लिया गया मीटिंग, मतलब किस तरह से फ्रेंच किंग ने फ्रांस पे रूल किया। ये दिख रहा है हमें क्या तो बता है। तो जो मीटिंग बुलाया किंग ने, लुई 16 ने जो मीटिंग बुलाया, उस मीटिंग में फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से जो है सब मिला करके, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट से जो है 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। 300 रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? REPR लिखा हुआ ना, इसका मतलब क्या है? रिप्रेजेंटेटिव। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव आए, और वो ऐसे हॉल में बैठे, वर्साइल के जो पेरिस है वहां पे एक बहुत बड़ा हॉल था, उसका नाम था वर्साइल, ठीक है, वर्साइल नाम था उसका। तो जो हॉल में बैठे हैं लोग, बट फेस टू फेस करके बैठे। मान लो फर्स्ट स्टेट के लोग लेफ्ट में बैठे हो, ठीक है, लेफ्ट में बैठे होंगे फर्स्ट के, और सेकेंड के राइट में बैठे हो। तो इस तरह से फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो फेस टू फेस बैठे, कहाँ पे? हॉल में बैठे। लेकिन जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए लगभग 600 के आसपास, तो थर्ड स्टेट तो उसमें कितने बजे? 600 रिप्रेजेंटेटिव। ये जो है हॉल के पीछे एकदम गेट के सामने दे हैड टू स्टैंड,
600 रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे खड़े रहे? गेट के लास्ट में, जहाँ पे एंट्री थी वहां पे लगभग 600 रिप्रेजेंटेटिव खड़े रहे। ठीक है, मीटिंग किसने बुलाया? किंग ने बुलाया। उसके बाद क्या होता है और क्या था, जो पेजेंट्स थे, आर्टिसंस थे या वेमेंस थे, उनको उस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। मतलब वहां पर मीटिंग में इनको वेट किया गया, डिनाइड था, प्रोहिबिटेड था कि पेजेंट्स, आर्टिसंस एंड वेमेन वो डिनाइड, इनकी एंट्री भी बैन कर दिया गया। ठीक है, लगभग 40,000 लेटर्स, 40,000 लेटर्स जो है, 40,000 के आसपास जो लेटर्स है, ठीक है, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो पुअर पीपल थे, जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, जो जिनकी कुछ डिमांड्स थी, उस डिमांड को, अपनी प्रॉब्लम को लोगों ने 40,000 लेटर में, लोगों ने अपनी बातों को, अपने डिमांड्स को, अपने जो उनके पास जो कंडीशन था, क्रिटिकल कंडीशन था, उस कंडीशन को क्या किया उन लोगों ने मेंशन किया। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम थी, अपनी प्रॉब्लम को कहाँ पे उन लोगों ने 40,000 लेटर में लिखा उन लोगों ने, पूरे फ्रांस से कह सकते हो कि, ठीक है, क्या आया, लेटर आया, और उस लेटर में क्या था, लोगों के डिमांड थे, लोगों के प्रॉब्लम थे। असेंबली हॉल में 40,000 लेटर इकट्ठा हुआ, असेंबल किया गया, उसको पढ़ा गया, देखा गया कि क्या क्या प्रॉब्लम है लोगों की, क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, उसको देखा उन लोगों ने। यहाँ तक तो आपके पास समझ में आ गई होगी कि मीटिंग बुलाया गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव आए, किस तरह से वो हॉल में बैठे। उस समय जो फ्रांस में वोट देने का अधिकार था, ये था कि ईच स्टेट हैज वन वोट, तो 3 स्टेट थे उस समय, ये प्रॉब्लम था कि ईच स्टेट हैज वन वोट, एक वोट होने का अधिकार था। तो इसके पहले आपको मैंने बताया था, और लुई 16 भी चाहता था कि जो स्टेट है उसका एक ही वोट की वैलिडिटी हो, उसी को वैध किया जाए। ठीक है, लेकिन जो थर्ड स्टेट के लोग थे, जो मेजॉरिटी थी थर्ड स्टेट के, उन लोगों ने इस बात को रेट कर दिया। उन लोगों ने क्या रेट किया, वो लोग चाहते थे कि जो है असेंबली के द्वारा एक इलेक्शन हो। ठीक है, क्या हो, नेशनल असेंबली के द्वारा, जो वहाँ पे असेंबली आई थी, उस असेंबली के द्वारा जो है गवर्नमेंट का इलेक्शन हो, और जो रिप्रेजेंटेटिव हो वो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन दे शुड बी इलेक्टेड, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन दे शुड बी इलेक्टेड। Assembly should conduct an election. The people of third state wanted to conduct an election there, and this election was, you can say, it was mentioned in the book by Rousseau. जिस तरह का जो रूसो का फिलॉसफी था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेस में, दिस इलेक्शन वाज बेस्ड ऑन रूसोज फिलॉसफी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, रूसो की जो फिलॉसफी थी, उस पर बेस्ड करके था। तो लोगों ने कहा नहीं, वन स्टेट हैड वन राइट का जो प्रोसेस है, ये जो प्रैक्टिस है, इसको रोका जाए, बंद किया जाए, एक नए तरीके से इलेक्शन हो, असेंबली इलेक्शन करवाए। लेकिन किंग ने क्या किया, जब किंग ने इनके डिमांड को सुना वहां पर, तो किंग ने उसको रेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे देखो आगे, असेंबली ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आप कल की क्लास में, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो, पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या बताया गया था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या, जो गवर्नमेंट बने उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव कैसे जाए, दे शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो रिप्रेजेंटेटिव और जो पीपल, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, ये बात कही रूसो ने, तो लोगों ने रूसो की फिलॉसफी को, रूसो की बात को जो है असेंबली में रखा कि हम जो है एक नए तरीके से गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं। अगर आपको एक्सेप्ट करना हो मेरे प्रपोजल को तो कर सकते हो आप, बट किंग उस समय बहुत परेशान था, उसको नए नए टैक्स को इम्पोज करना था, तो ही वाज यू कैन से फ्रस्ट्रेटेड, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट था। तो उसने इनके डिमांड को रेट कर दिया। किंग लुई 16 रिजेक्टेड देयर प्रपोजल। ये जो प्रपोजल था थर्ड स्टेट का, उन लोगों ने, लुई 16 ने कहा कि नहीं, इसको नहीं मानेंगे। जब लुई 16 ने थर्ड स्टेट के डिमांड को रिजेक्ट किया, तो थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, मीटिंग हॉल छोड़ करके बाहर चले गए। थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, मीटिंग हॉल को छोड़ करके बाहर चले गए। ठीक है, और फिर क्या किया उन लोगों ने, आगे देखेंगे वहां, इधर देखिए आप, द थर्ड स्टेट वॉक आउट द असेंबली हॉल, आउट ऑफ द असेंबली हॉल इन प्रोटेस्ट। तो उसकी बात को, आपके राजा के बात को, किंग की बात को जो है
प्रोटेस्ट में, उसके विरोध में जो है थर्ड स्टेट के जो मेंबर थे असेंबली हॉल में जो बैठे हुए थे, उन लोगों ने क्या किया, असेंबली हॉल को ही छोड़ दिया। और फिर ये देखो, ये जो मीटिंग हॉल बुलाई गई थी, जो मीटिंग बुलाई गई थी 5 मई को बुलाया गया था। कुछ समय बाद जो है फिर वो दोबारा आते हैं, और कब आते हैं वो, ऑन 20 जून, 20 जून को जो है द मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट दे केम बैक देयर। देखो 20 जून को जो है कौन लोग, दे का मतलब यहाँ पे बेटा होगा जो थर्ड स्टेट के लीडर्स थे, जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो 20 तारीख को आए, 20 जून को आए, ठीक, असेंबली में आए, ठीक है, असेंबल इन द हॉल एंड डिक्लेयर देमसेल्फ नेशनल असेंबली, और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या मान लिया अपने आप को, वो एक नेशनल असेंबली का गठन कर लिया। जैसे आप लोग देखते हो ना कि इलेक्शन होता है तो कुछ एक मिनिस्ट्री बनती है, कैबिनेट बनता है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि इन लोगों ने अपने आप को कैबिनेट मान लिया। कैबिनेट हम लोग बोलते हैं, बट फ्रेंड्स वहां पे जो है क्या टर्म दिया गया, उसको नेशनल असेंबली टर्म दिया गया। तो 20 जून को क्या हुआ, थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो फिर उसी हॉल में आए, वर्साइल के उसी हॉल में आए, ठीक है। और ये क्या कह सकते हो कि ये टेनिस कोर्ट था, टेनिस कोर्ट वहाँ टेनिस खेला जाता था, उसी कोर्ट में, उसी मैदान में इन लोगों ने डिसाइड किया, इन लोगों ने ओथ लिया, ठीक है। ओथ का मतलब यहाँ पे प्रतिज्ञा लिया कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेते। एक नया संविधान बनाने का निश्चय किया थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने। और थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे कह सकते हो, उनमें जो चीफ लीडर था, जो 2 मुख्य लीडर थे, उनका नाम है, देखिए आगे, मिराबेल एंड एबेसियर, 2 नाम आया ना, मिराबेल एंड एबेसियर, ये 2 नाम आप याद रखेंगे, मिराबेल एंड एबेसियर, these were the 2 chief leaders who led the revolution। ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उसके जो चीफ लीडर थे कौन लोग थे, मिराबेल एंड एबेसियर। तो इनके नेतृत्व में जो है थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो आगे बढ़ रहे थे। तो वहाँ पे जो नेशनल असेंबली बनाई गई, नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाएंगे, ठीक है, और तभी यहाँ से निकलेंगे। तो इस तरह से उन लोगों ने वहाँ पर डिसाइड किया, एक प्रतिज्ञा की। तो टेनिस कोर्ट ओथ के नाम से भी ये इंसिडेंट जाना जाता है, जिस दिन उन लोगों ने डिसाइड किया कि हाँ हम लोग क्या करते हैं, ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये ओथ लेते हैं कि फ्रांस के लिए एक नया संविधान बनाएंगे, ठीक है, संविधान बना के यहाँ से निकलेंगे। तो ये जो इंसिडेंट होता है, ये एक टेनिस कोर्ट हुआ है वहाँ पर वर्साय में, वहाँ पे ओथ दिया गया, और इस इंसिडेंट को टेनिस कोर्ट एपिसोड के नाम से जानते हैं। टेनिस कोर्ट एपिसोड भी बोलते हैं इसको, या इंसिडेंट भी बोलते हैं इसको। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे हो गया तो असेंबली जो है, नेशनल असेंबली बिजी हो गई कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने में। उसी समय क्या हुआ, टाइम जैसे से बीता गया, विंटर का सीजन आ गया। विंटर के सीजन आते ही, ब्रिटेन के आने का मतलब ये था कि जो कमिंग टाइम है, जो वेदरिक कंडीशन होगा बहुत ही खतरनाक होगा, ठीक है, फ्रांस में उस समय क्या हुआ। और ठंडक में क्या हुआ, देखो आगे, ठंडक के आने से क्या हुआ, और जो फसलें थी वहाँ पे, जो क्रॉप्स था वो बर्बाद हो गया, क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सीवियर विंटर की वजह से क्या हुआ, जो फसलें थी वो बर्बाद हो गई। अब फसलों के बर्बाद होने से क्या हुआ होगा, जो डेली बेसिस की जो चीज़ें रही होंगी उसके जो प्राइस रहे होंगे निश्चित तौर पे वो बढ़ गई होंगी, रोज कर गई होंगी। अब मैंने आपको बताया था कि फ्रांस में जो है एक तरह का ब्रेड मिलता था, जो काफ़ी पॉपुलर था फ्रांस में। निश्चित तौर पे जो फसल बर्बाद हुई तो ब्रेड की कीमत कह सकते हो बढ़ी होगी, तो ब्रेड मिलना मुश्किल हो गया, जो कॉमन पीपल उसको यूज करते थे उनको मिलना मुश्किल हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ब्रेड की स्कैर्सिटी होगी, फूड की स्कैर्सिटी होगी पूरे फ्रांस में। अब जहाँ जहाँ पे दुकानें थी वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगने लगी, और मोस्टली वहाँ पे विमेंस की जो है, महिलाएं जो थी उनकी लाइनें लगने लगी। ये कंडीशन वहाँ पर आप कह सकते हो कि इस तरह से जब वहाँ की महिलाओं को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया, वहाँ पर परेशान किया गया,
और जो शॉपकीपर थे उन लोगों ने क्या किया, ब्रेड को, ग्रेन्स को होल्ड कर लिया। जमाखोरी समझते हैं आप लोग, जमाखोरी हुआ वहाँ पर। तो इससे जो कॉमन पीपल थे वो एजिटेट हो गए। जो कॉमन पीपल थे, जो महिलाएं थी, उन लोगों ने क्या किया, अटैक किया दुकानों पर, और उस दुकान पे जो भी ब्रेड था, जो भी सामान था, खाने पीने की चीजें, उसको जो है क्या करेंगे, प्लंडर करेंगे, लूटेंगे उसको। तो इस तरह से पूरे फ्रांस में एक टर्माइल कंडीशन क्रिएट हुआ, डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। और अभी नेशनल असेंबली, आपने देखा कि नेशनल असेंबली जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में व्यस्त है। तो किंग ने क्या डिसाइड किया, किंग ने उसी समय डिसाइड किया कि जो पेरिस है वहां पे एक ट्रूप भेजा जाए। ट्रूप मतलब सिपाहियों का एक समूह भेजा जाए, उस जो ट्रूप है वो जाए वहां पर और सिचुएशन को नॉर्मल करे, ठीक है, कंट्रोल करे। किंग ये भी चाहता था कि जो नेशनल असेंबली बनाई गई है इसको डिजॉल्व कर दिया जाए, इसको बनने से पहले इसको डिजॉल्व कर दिया जाए, इसके जो लीडर्स हैं इनको अरेस्ट कर लिया जाए। कहीं ना कहीं उसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी, ओके। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस क्रिएटेड अ डिस्टर्बेंस इन पेरिस, द किंग ऑर्डर्ड द ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। तो राजा ने डिसाइड किया कि कहाँ भेजा जाए, सिपाहियों को पेरिस भेजा जाए। फ्रांस की जो कैपिटल है क्या, पेरिस है। ऑन जुलाई 14, ये देखो, ऑन जुलाई 14, ये जो डेट है आपका बुक के पहले पेज पर है ना, आप वहां पे आ गए। तो जब ये ट्रूप जो है पेरिस में जाती है तो वहां के जो लोग थे, लगभग 7000 के आसपास जो लोग थे, काफी एजिटेटेड थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, ठीक है। किंग की जो पॉलिसी थी, किंग से कह सकते हो कि एक तरह से रिसेंटमेंट क्रिएट हो गया। किंग की जो एक्टिविटी थी वहां पर, किंग ने जो किया, तो राजा से लोग रुष्ट हो गए, परेशान हो गए। लगभग 7000 के आसपास लोगों ने क्या किया, एक प्लेस है बास्टिल, एक प्लेस है वहां पर बास्टिल, बास्टिल में एक प्रिजन था। तो सबसे पहले लगभग 7000 के आसपास जो पीपल है एजिटेटेड, ठीक है, डिसअपॉइंटेड, उन लोगों ने क्या किया, बास्टिल प्रिजन पे अटैक किया, लगभग 7000 पीपल, और अटैक करते हैं यहाँ पर, और वहां पे जितने भी प्रिजनर्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं, ठीक है। और उस प्रिजन के अंदर जो आर्म्स एमुनेशंस होते हैं, जो गोला बारूद होता है, सब उसको जो है लूट देते हैं, और साथ ही साथ प्रिजन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इस घटना के बाद जो है पूरे फ्रांस में आप कह सकते हो कि छोटी छोटी इस तरह से घटनाएं होने लगी पूरे फ्रांस में। किंग जो है किसी भी कंडीशन में जो इस डिस्टर्बेंस को, इस टर्माइल कंडीशन को कंट्रोल नहीं कर पाया। कहीं ना कहीं उसकी जो इनएबिलिटी दिखी, अक्षमता दिखी, उसकी जो कैपेबिलिटी थी वो नहीं दिख पाई यहाँ पर, जो उसका पावर था नहीं दिख पाया। मतलब वो जो है जितने भी रिबेल्स हुए, छोटे छोटे रिबेल्स जो हुए, विद्रोह जो हुए पूरे फ्रांस में, उसको कंट्रोल करने में, उसको क्रश करने में असफल रहा। और अगर हम लोग उसी समय कंट्री साइड की बात करें, सेम टाइम अगर कंट्री साइड की बात करें, तो कंट्री साइड में भी आप कह सकते हो जो वहाँ पे मैनर थे या जो वहाँ पे लैंडलॉर्ड थे, ऐसा रूमर उड़ाया गया कंट्री साइड में कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो लोग जो है बाहर से गुंडे बुलाए हुए हैं, ठीक है। गुंडे समझते हैं ना आप लोग, वो गुंडे आएंगे और जो है फसलों को डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो फसलें हैं उसको, जो बचा हुआ उसको नष्ट कर देंगे। जब ये बातें गाँव मतलब जो कंट्री साइड के लोग थे, रूरल एरिया के जो लोग थे, जब उनके दिमाग, उनके कानों में भनक आई, तो उन लोगों ने क्या किया, जो किंग का कह सकते हो कि जो कैसल होता था, जो दुर्ग होता था, या फिर जो लैंडलॉर्ड के बिल्डिंग्स होते थे, पैलेस होते थे, उस पर अटैक किया और उसको नष्ट कर दिया। तो आप कह सकते हो कि एक ऐसा कंडीशन आया कि पूरे फ्रांस में जो है एक क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हुआ, टर्बुलेंस क्रिएशन हुआ, ठीक है। मतलब एक डिस्टर्बेंस हुआ पूरी तरह से, और इसको डिस्टर्बेंस ना करके आप कह सकते हो कि दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ रिवोल्ट। ये फ्रांस में क्रांति की शुरुआत थी। यही जो है क्रांति की शुरुआत थी 14 जुलाई 1789 को, और इस डे को फ्रांस में जो है नेशनल हॉलिडे के नाम से भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। 14 जुलाई को नेशनल हॉलिडे के नाम से इसको सेलिब्रेशन आज भी होता है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। उसके बाद क्या हुआ, इतनी सारी चीजें होने के बाद क्या हुआ, फाइनली जो है लुई 16 अकॉर्डेड रिकॉग्निशन टू द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को अभी तक लुई 16 ने किसी तरह से कोई मान्यता नहीं दिया हुआ था।
लेकिन इतना सब होने के बाद जो है लुई 16 ने क्या किया, नेशनल असेंबली को मान्यता दे दिया कि नहीं अब आप जो है आप काम कर सकते हो। लुई मतलब नेशनल असेंबली को मान्यता देने का मतलब क्या, उसको अप्रूवल देने का मतलब क्या कि राजा का जो पावर है, जो किंग का पावर है, जो मोनार्की है उसका जो पावर है वो क्या होगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, लिमिट में कर दिया जाएगा। तो नेशनल असेंबली केम इनटू एग्जिस्टेंस, किंग रिकॉग्नाइज्ड, गिव अप्रूवल, और अब क्या है, नेशनल असेंबली अस्तित्व में आ गई। नेशनल असेंबली के अस्तित्व में आने के बाद जो है नेशनल असेंबली ने बहुत सारे रिफॉर्मेटिव स्टेप उठाए, पूरे फ्रांस में उठाया उसने। सबसे पहला जो काम किया नेशनल असेंबली ने 4 अगस्त को एक अध्यादेश, एक डिक्री पारित करके, जो एक कानून पारित करके कह सकते हो आप, जो फ्यूडल सिस्टम था, जो नोबिलिटी सिस्टम था वहां पर, उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया, एबॉलिश कर दिया। 4 अगस्त को नेशनल असेंबली ने एक नया कानून पारित किया। उस कानून के अंतर्गत जो है फ्रांस में फ्यूडल सिस्टम को, नोबिलिटी को एबॉलिश कर दिया, खत्म कर दिया गया। फिर जो है नेशनल असेंबली ने बहुत सारे स्टेप उठाए। नेशनल असेंबली ने चर्च के पावर को सीज कर दिया। जो क्लर्जी थे, जो चर्च में रिलीजियस पीपल थे, जो चर्च को कंट्रोल करते थे, उसमें जो रहने वाले लोग थे, इनको बोला गया था क्लर्जी, उन लोगों ने अपने प्रिविलेज को, अपने विशेष अधिकार को छोड़ दिया। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑन 4 जुलाई अगस्त 1759 असेंबली पास्ड अ डिक्री एबॉलिशिंग द फ्यूडल सिस्टम। ये हो गया आपका। क्लर्जी गेव अप देयर प्रिविलेज, और जो टैक्स इंपोज किया गया था चर्च के द्वारा, उस टैक्स को भी पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। ठीक है। और फाइनली जो लॉर्ड्स से ओन बाय, जो लैंड से ओन बाय द चर्च वर कॉन्फिस्केटेड, और जो चर्च के पास वेल्थ था, चर्च के पास जो लैंड था, उन सारे प्रॉपर्टी, आप कह सकते हो कि चर्च की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट, पार्लियामेंट ने, नेशनल असेंबली ने सीज कर लिया, अपने कंट्रोल में ले लिया। तो ये कंडीशन है। इस तरह से आपने देखा कि जो 14 जुलाई का जो रेवोल्यूशन है, किस तरह से वो अस्तित्व में आया, और पूरे फ्रांस में किस तरह से एक रेवोल्यूशन हुआ। इस रेवोल्यूशन का एक ड्रास्टिक चेंज आया, वर्ल्ड वाइड इफेक्ट हुआ। क्या इसका प्रभाव पड़ा, ठीक है, इसके बाद क्या होता है फ्रांस में, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।